हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं भूपिंद्र सचिन कटिवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। भाई अब आपकी सीरीज चल रही है सीरीज 4, ठीक है। सीरीज 4 में हमने क्या करने वाले हैं भाई, सीरीज फर्स्ट में हमने पूरे डिटेल नोट्स कर लिए हैं, ठीक है। और सीरीज 2 में हमने उसके कुछ वन शॉट कर लिए हैं भाई। अब वन शॉट के बाद भाई सीरीज 3 और सीरीज 3 में हमने भाई इसके पी वाई क्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। और ये सारे के सारे आपको कहां से मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे भाई प्लेलिस्ट से। आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, आपको सारी चीज मिल जाएंगी भाई। बट अब 4 सीरीज में हमने क्या स्टार्ट किया है भाई, देखो हमने स्टार्ट किए हैं इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर का सोल्यूशन। मतलब विद इन 1 आवर 30 मिनट्स में पूरे सैंपल पेपर को कंक्लूड करना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को रिप्रेजेंट करना है, किस टाइप से आंसर को माउल्ड करके लिखना है, जो राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो आज की वीडियो में भी हम यही करने वाले हैं भाई। पहली 3 सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है ये सारी, और 3 सैंपल पेपर सोल्व हो चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के लिए। और जिसको भी चाहिए भाई पीडीएफ, सो भाई पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, राइट। चलिए भाई, तो आज हम स्टार्ट करने वाले भी 4th सैंपल पेपर। और 4th सैंपल पेपर भाई एज कंपैरिजन टू फर्स्ट 3 सैंपल पेपर में से कुछ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। और वो डिफिकल्ट लेवल भी भाई क्या है, इतना कितना होगा डिफिकल्ट लेवल, थोड़े से क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। और वो कहां से बन रहा है भाई, एक क्वेश्चन बनता है आपका इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन से। तो इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में देखते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कितना इजी तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। यार चुटकी बजा के हो जाएगा अगर सारे वन शॉट देख लिया तो, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा सेक्शन ए में हमारे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स के। तो उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन कौन से कवर कर रहे हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद आपका अगर एनवायरमेंट चैप्टर आपने मेरे वाला करा होगा ना तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द नेचुरल इकोसिस्टम रिलेटिवली बैलेंस्ड इफ यू मूव ऑल द फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से होते हैं भाई, जो हमारे एक्वाटिक बॉडीज के अंदर रहने वाले प्लांट्स होते हैं। फ्रॉम द पॉन्ड देन व्हाट विल हैपन टू इट। और ये क्वेश्चन मिला है भाई 2 मार्क्स में। तो सबसे पहले से भाई वो पूछ रहा है कि नेचुरल इकोसिस्टम किस तरीके से बैलेंस होता है। तो नेचुरल सिस्टम भाई, इकोसिस्टम पहले होता क्या है, ये बायोस्फीयर की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक फूड चेन के थ्रू लिंक्ड है नेचुरल इकोसिस्टम में। सो नेचुरल इकोसिस्टम कैसे बैलेंस है भाई, इन नेचुरल इकोसिस्टम ऑल ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमने स्टडी करे हैं भाई इस टॉपिक लेवल के अंदर। सबसे पहले तो भाई प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स में भी हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं भाई, लाइक हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो उनको हम कंज्यूमर की कैटेगरी में ले रहे हैं। एंड लास्ट में जो हमारे टॉपिक लेवल में नहीं है बट ये एक फूड चेन के साथ लिंक है, दैट इज डीकंपोजर। सो अगर हम बात करते हैं अभी नेचुरल इकोसिस्टम में, ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड डीकंपोजर्स आर एडजस्टेड इन अ फूड चेन बाय फ्लोइंग ऑफ एनर्जी इन ए सीक्वेंशियल मैनर। भाई जितने भी हमारी, अगर हम फूड चेन की बात कर रहे हैं तो जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे एक फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी से लिंक हुए पड़े हैं। मतलब कि भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे आ जाते हैं कंज्यूमर। लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हार्बीवोरस का, ठीक है, हार्बीवोरस का। अब हार्बीवोरस के बाद हमारे आ जाएंगे भाई कार्निवोरस। और कार्निवोरस आफ्टर व्हेन दे डाई दे आर ईटन बाय decomposers. It means you can say there is a sequential flow of energy from one organism to another organism. If one organism get die, अगर ये carnivores मर जाते हैं तो भाई क्या होगा, then after they die these are converting into the nutrient by decomposers. ये जो decomposers होते हैं ये इन डेथ के बाद इन organisms को क्या करते हैं भाई, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फाइनली ये जो न्यूट्रिएंट बना रहे हैं, जो ये न्यूट्रिएंट कहां जाता है, इट गेट बैक टू द सॉइल। सो भाई हो क्या रहा है कि एक एनर्जी जहां से चल रही है, अब ये जो प्रोड्यूसर थे ये भी कहां से ले रहे थे भाई एनर्जी,
ये एनर्जी ले रहे थे भी सॉइल से, एनवायरमेंट से, ठीक है, सीधा हम बोल देते हैं एनवायरमेंट से। सो एनवायरमेंट से ही एनर्जी चल रही है और घूम फिर के वो एनर्जी वापस कहां आ रही है भाई, एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नेचुरल इकोसिस्टम बैलेंस है। बट यहां आर्टिफिशियल अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया भी नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं और वो सारे के सारे हम कर चुके हैं, चाहे पीवाई के उसकी बात करें, वन शॉट की बात करें, डिटेल नोट्स की बात करें। अब लास्ट क्वेश्चन यही बचता था जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पूछा था, ठीक है, तो वो भी हम बता चुके हैं। अब उसका सेकंड पार्ट में कहता है कि इफ यू रिमूव द फाइटोप्लैंक्टन्स फ्रॉम द पॉन्ड देन व्हाट विल हैपन। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स को ही किल कर दें तो भाई किल करने से क्या होगा। अब आपको पता है जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स दीज आर प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक बॉडी, राइट। ये एक्वाटिक बॉडीज के प्रोड्यूसर्स हैं। इफ वी किल ऑल द फाइटोप्लैंक्टन्स देन द लार्वा एंड स्मॉल फिशेस will die due to starvation, due to starvation. Hence no flow of energy take place, no flow of energy in a food chain take place. अब जब एनर्जी नहीं फ्लो करेगी तो क्या हो गया भाई, take place which result to इम्बैलेंस इन फूड वेब या फूड चेन। फूड चेन तो डिस्टर्ब होगी भाई, फूड वेब भी डिस्टर्ब हो जाएगा, विद रिजल्ट इन द इम्बैलेंस इन फूड वेब, पूरी फूड वेब को ही डिस्टर्ब कर देगा। सो भाई जब प्रोड्यूसर ही खत्म हो गया तो भाई क्या खाएंगे भैया, ना लार्वा खा पाएंगे ना स्मॉल फिशेस होगी। अब वो भी नहीं होगी तो बिग फिशेस होंगी, कार्निवोर्स होंगे, दे विल आल्सो डाई ड्यू टू द स्टारवेशन। भाई स्टार्टिंग से कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, पार्टी में चले गए भाई, बोल दिया पार्टी है, मेरे घर आना है। मेरे एक दोस्त के पास बताऊंगा, ठीक है, वो हमेशा से जब भी पार्टी बोलता है ना भाई, और पार्टी के लिए इनवाइट कब करता है वो, जब पार्टी खत्म होने वाली होती है। इनवाइट करेगा, कहेगा भाई साहब मैंने बुला लिया, मेरी जिम्मेवारी खत्म, बट उसकी पार्टी में कभी भी मिलता कुछ भी नहीं है। तो ऐसी है भाई, प्रोड्यूसर्स ही जब खत्म हो गए, जब पार्टी खत्म हो गई तो आगे जो आएंगे जो उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठिंगा बाबा जी का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे पहले। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन एज शोन इन द डायग्राम। अभी भी दो डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। द एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द टू केप्ट पैरेलल टू द ईच अदर। दो केस है, केस ए और केस बी। दोनों में ये क्या है अभी, दोनों वायर है थ्रू विच करंट इज पासिंग, ठीक है, करंट पास कर रहा है। अच्छा अब उन्होंने दिया क्या है, यूज नेसेसरी डायग्राम टू सर्टेन विच पेयर ऑफ द वायर अट्रैक्ट एंड विच रूल ईच अदर। अब आपको ये बताना है कि भी दोनों वायर में से करंट चल रहा है। अब दोनों वायर में से करंट चल रहा है भाई, पास कर रहा है, तो किस केस के अंदर अट्रैक्शन होगा और किस केस के अंदर रिपल्शन होगा। चलो देखते हैं भाई, पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। सो भाई कौन सा रूल लगेगा भाई, बहुत बार बता चुका हूं मैं भाई, पाम रूल, या आप इसे बोल सकते हैं भाई एम्पियर का थंब रूल, ठीक है ना, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो आई थिंक अब तो लर्न हो जाना चाहिए। So what it say, if we hold our hands such like that, this thumb will show the direction of current, then this curl finger show the direction of magnetic field। अरे भैया जब ये वायर है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसमें से करंट पास कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो राउंड में इसके क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन होगी भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब यहां से फील्ड निकल रहा है तो ये हो गया भाई हमारा डॉट बाहर की तरफ, कहां की तरफ आ रहा है भाई, क्रॉस की तरफ, ये अंदर जा रहा है यहां से, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं मैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं क्या कर देता हूं, बिल्कुल ये रहा, ये डॉट का मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, कहां आएगी भाई, अंदर की तरफ, ये आ गया आपका क्रॉस, ये यहां से फील्ड लाइन यहां जा रही है, ठीक है। सेम एज यहां पर भी होगा भाई ऐसा, यहां पे भी करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, बोर्ड से निकलेगी भाई, घूम के यहां चली गई, ठीक है। अभी कंडक्टर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ये बाहर की तरफ है, यहां से घूम के जाएगी भाई अंदर की तरफ। अभी देखो भाई ये वाले पोल दोनों अपोजिट है, ये वाले डॉट हैं, ये वाले क्रॉस हैं, और इसकी पूरी डिटेल आप +2 में करने वाले हैं, +1 में करने वाले हैं, बट आपको मैं अभी बता देता हूं,
यहां पे क्रॉस का मतलब है कि फील्ड लाइंस इनटू द पेपर जा रही है अंदर की तरफ, ये यहां से बाहर निकल रही है आउटवर्ड। अब ये जा रही है अभी इनवर्ड, ये आउटवर्ड, तो यहां पे क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी हो रही है। एंड ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी, जहां पे पोलैरिटी अपोजिट हो जाए, पोलैरिटी व्हाट विल हैपन, इट विल अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेंगे भाई, अपोजिट पोल ही तो अट्रैक्ट करेंगे ना। अच्छा दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे वाला केस हमारा ये था डाउनवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है, अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो अब यहां पे एक मिस्टेक दी हुई है भी, मैं आपको बता देता हूं। चलो अगर ये भी देखते हैं भाई पाम रूल के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, पाम रूल ये हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलेगी यहां से, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई ऐसे था, तो यहां से आ रही थी और यहां अंदर जा रही थी। अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से चल रही है, ठीक है, और यहां जा रही है अंदर की तरफ, सेम एज हम बात करते हैं यहां से, ठीक है भाई। मैग्नेटिक करंट ये जा रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से अंदर जा रही है, कहां से निकल रही है भाई, यहां से निकल रही है और यहां से अंदर जा रही है। ये भी अपोजिट पोल है, ठीक है, यहां भी अट्रैक्शन होगा, बट अब मैं केस को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और वो चेंजेस क्या कर रहा हूं भाई, मैं ध्यान से देखेंगे आप, मैंने यहां पर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। चलो इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। भाई क्वेश्चन हर तरीके से आपको सोल्व करना आना चाहिए। अब क्या होगा भाई, ये जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, सो अपवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भाई ये कैसे होगा, यहां डॉट आउटवर्ड, यहां इनवर्ड। अगर यहां देखते हैं भाई करंट की डायरेक्शन, तो यहां क्या है भाई, ये देखो यहां से इनवर्ड, यहां से आउटवर्ड, यहां से इनवर्ड, यहां पे भी क्रॉस आ गया है, यहां डॉट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से चल रही है, यहां से चल रही है और यहां जाएगी। अब ये दो सेम पोल हो चुके हैं, तो सेम पोल होने से क्या होगा भाई, इन दोनों करंट कंडक्टर्स में, करंट कैरिंग कंडक्टर्स में रिपल्शन होगा, रिपल्शन। बट एरो को ध्यान रखना आपको कि एरो कहां पर है, सेम डायरेक्शन में है तो आप कह सकते हैं कि सेम डायरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल्शन। एक शॉर्ट फंडा बता दिया आपको, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने मेरे नोट्स देखे होंगे, स्टडी करे होंगे, वो क्वेश्चन को समझ जाएंगे। चलो एक मैग्नेट है, ये पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कंडक्टर है ए बी सी, सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये लूप कह लीजिए। अब क्या कहते हैं, इन द फिगर ए द कॉइल इज फेसिंग राइट हैंड साइड टू विच इज टुवर्ड्स द मैग्नेट, विल दिस मैग्नेट गेट अट्रैक्टेड और रिपेल। अब ये जो कोयल है भाई, आज मेरा कड़ा रह गया है, कोई बात नहीं, घड़ी को साधन बनाते हैं। चलो ये हमारा भाई सर्कुलर लूप बन गया है, ठीक है। ये सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके से है, ऐसे नहीं है भाई, इस तरीके से है। अब ये देखो यहाँ पे पोलैरिटी यहां से प्लस है, तो भाई कन्वेंशनल करंट यहां से चलेगा। अब करंट की डायरेक्शन इस सर्कुलर लूप में कैसी है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉक रूल क्या कहता है भाई, क्लॉक रूल कहता है कि भाई अगर करंट क्लॉकवाइज है, सो दैट पोल वर्क एज साउथ पोल, ठीक है ना, ये साउथ पोल की तरह काम करेगी। नाउ दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, देन व्हाट काइंड ऑफ द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, किस टाइप का फोर्स होगा, डेफिनेटली अपोजिट पोल है, तो भाई इसका आंसर क्या रहेगा, अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, तो ये रहेगा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया। अब इसका देखते हैं दूसरा केस। अब इसमें भाई ये मेरा बड़ा मजेदार होता है, बड़ा क्या है, मैं अब आपको एक दोस्त की स्टोरी बताता हूं, उसी दोस्त की जो पार्टी नहीं देता मेरे को, ठीक है, मेरे साथ ही टीच करता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो करता क्या भाई, वो क्या करेगा, पार्टी में बुला लेगा, ठीक है, और पार्टी में क्या देगा, आजा भाई सचिन भाई पार्टी देनी है और आजा, और क्या है यार मैं तो पेट भर के खा लिया बर्गर, तू अपने आप खरीद ले। तो मतलब बुलाया भी है, कमी पूरी कर दी भी, मैंने पार्टी के लिए बुलाया है और खिलाएगा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारा ये डायग्राम है, पूरा बदतमीज। अब बदतमीज क्यों है वही से देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है भाई, एक छोटा सा फंडा होता है, मैंने आपको फैराडे एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है, और फैराडे एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट सा लॉ बताया था आपको, लैंज लॉ। जो साइंस लेने वाले हैं ना प्लस 1 प्लस 2 में, उनको ये पता है, बट एक जर्नल एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं टॉपिक के, यू मस्ट नो अबाउट इट, व्हाट इज लैंज लॉ। मैंने कई बार बताया भी, और शायद यूट्यूब की अगर बात करते हैं तो बहुत कम टीचर्स ने इसे बताया होगा। तो लैंज लॉ क्या कहता है, अगर सिंपल हिंदी में बोलता हूं मैं, भाई लैंज लॉ कहता है कि भी जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ही क्या करेगा भाई, खत्म कर देगा। यानी जो चीज उसको प्रोड्यूस कर रही है उसी को खत्म कर देगा। समझ गए मेरी बात भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होगा। ये ई का मतलब है इंड्यूस करंट, ठीक है। अब ये इंड्यूस करंट इस तरीके की पोलैरिटी बना लेगा कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है इसे? फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसको ही क्या कर देगा? वाइप आउट कर देगा, डिमोलिश कर देगा, खत्म कर देगा, भगा देगा। यानी अपने ही सोर्स को, अपने आप को पैदा करने वाले सोर्स को ही पुश करेगा, अपोजिट करेगा, ठीक है। अब वो यही है, यहां पे भी सेम हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये क्या होगा भाई? इस मैग्नेट को हमने क्या किया? वी आर ट्राइंग टू मूव दिस अवे फ्रॉम दिस कॉइल। अब होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, नाउ व्हाट हैपन, देयर इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ये मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो भाई इसका, इस मैग्नेट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, क्योंकि दूर लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा भाई? ये जो लूप है ए बी सी, ये लूप अपने अंदर एक ऐसी पोलैरिटी प्रोड्यूस कर लेगा, डेवलप कर लेगा कि ये इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। देखो, ना जाने दे रहा है ना आने दे रहा है, जाने का नहीं, ठीक है, आने का भी नहीं, तो दोनों कहीं पे भी नहीं छोटा भाई, ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। अगर ये मैग्नेट पास आता है तो उसे पास नहीं आने देगा, ठीक है। क्यों नहीं आने देगा भाई? ये नॉर्थ पोल है, अगर ये इसे पास आएगा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये इसको भगाएगा। अब ये सोच रहा भाई ठीक है तू मेरे को भगा दे भाई, हम चले ही जाते हैं, चले परदेसिया, हम चलते हैं। तो भाई ये मैग्नेट जब दूर जाएगा तो ये क्या करेगा? ना बाबा ना, जानेगा नहीं, तो जाने का नहीं तो क्या करेगा? ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर लेगा और इसको फिर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यही इस क्वेश्चन के अंदर पुट किया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब ये क्या हो रहा है? ये मैग्नेट मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल ना, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। भाई जब ये पास आ रहा तो इसको पास नहीं आने दे रहा था, अब ये दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने देगा, ठीक है। अब दूर नहीं जाने देगा तो ये नॉर्थ पोल है, अब इसको दूर नहीं जाने देना है तो किस तरह की पोलैरिटी डेवलप करेगा यहां पर? तो यहां पर भाई साउथ पोल डेवलप कर देगा, तो ये मैग्नेट को फिर अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये मैग्नेट अट्रैक्ट होगा फिर इसको पुश कर देगा, है ना बदतमीज, मेरा दोस्त ही है वो पूरा पक्का। लैंग्वेज मैंने कहां से याद किया था? मेरे दोस्त से याद किया था। पार्टी बुलाएगा भी देगा भी नहीं, ठीक है, बुला लेगा कहेगा अपने आप खा ले, ऐसे है भाई दोस्त। तो पेपर में ऐसी यारी दोस्ती मत करना भाई साहब, क्वेश्चन क्या है, आंसर आंसर बता दे, भाईचारा पूरा निभाना है भाई, बता देंगे। लेकिन असली दोस्त भी असली आंसर गलत बता देते हैं, ठीक है, वो चीज आपने नहीं करना, लैंग्वेज को याद कर लेना वहां पर, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आपका वैसे क्वेश्चन देखते पता लग जाएगा, जहां पे जेनेटिकली वर्ड आ गया तो डेफिनेटली आपका या तो रिप्रोडक्शन से है या हेरिडिटी से है, ठीक है ना, हेरिडिटी से। अब क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल सा, फ्री के मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या अ रेड हेयर्ड वुमन मैरी विद अ ब्राउन हेयर मैन स्मार्ट बॉय। सो भाई एक वुमन है, उसके पास भाई कैसे हेयर है? रेड कलर के हेयर है, रेड हेयर्स, एंड एक मैन है स्मार्ट बॉय दैट इज ब्रिटिश टाइप, तो उसके भाई जो हेयर है वो किस तरीके के है? वो है ब्राउन, ये है भाई ब्राउन हेयर। नाउ एंड ऑल द चिल्ड्रंस आर ऑफ ब्राउन हेयर, और जो उसके नेक्स्ट प्रोजेनी है, नेक्स्ट उसके जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, उन सभी के भी कैसे हेयर हैं? ब्राउन। तो यहां से मेरे ख्याल से अब तक तो कंसेप्ट समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो कह रहा है एक्सप्लेन दिस जेनेटिकली, मतलब आप आपको एक्सप्लेन करना है कि इसमें जेनेटिकल चेंजेस क्या हुए हैं। तो डेफिनेटली देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ जीन्स बिटवीन द वुमेन एंड मैन। इस वुमन और इस मैन के क्या होंगे भाई? जीन्स चेंज होंगे, ठीक है। इंटरचेंज होने में क्या होगा? व्हेन दीस जीन्स आर चेंजेस इंटरचेंज देन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी एग्जिस्ट देयर। अब इसमें डोमिनेंट क्या होगा? आपको दिख गया भाई, रेड कलर के हेयर से और ब्राउन कलर के हेयर से, बट ओनली जेनेटिकली विच कलर्ड हेयर इज देयर इन द चाइल्ड? ब्राउन कलर। इट मीन्स यू कैन से ब्राउन कलर will be dominant characters, or you can say dominant gene, and this is red color. Now when the chromosomes carrying the B characters of hair fuse with the red hair, then the coming child having the
डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, राइट। सो इस चीज को आपको जेनेटिकली एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज द ब्राउन कलर हेयर इज जेनेटिकली इनहेरिटेड इनटू द ऑफस्प्रिंग। देखो कितना अच्छा वर्ड है, जेनेटिकली इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब है कि कमिंग चाइल्ड में वो ट्रांसफर हो चुके हैं। किसकी वजह से हुए हैं अभी? वो क्रोमोसोम्स की वजह से, या सिंपल कह सकते हैं आप जीन्स की वजह से। तो डोमिनेंट जीन्स कौन से रहे हैं भाई? डोमिनेंट जीन्स रहे हैं ब्राउन हेयर वाले, ब्राउन हेयर। So यहाँ पे you can write the brown color hairs are the dominant characters which is transferred to the next generation, or you can say which is genetically inherited to the child। बहुत बढ़िया। अब आ गया भाई पेरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। तो पेरियोडिक टेबल से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं देखते हैं आप, ठीक है। अब पहले तो टेबल को ऑब्जर्व कर लो एंड वेयर दिस एलिमेंट्स आर सिचुएटेड। सो यहाँ पे भी हमारा आर एलिमेंट है, मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये हमारा पीरियड थर्ड है, ठीक है। नाउ दीज आर द 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है हमारे पास। नाउ दिस इज 14 नंबर पे हमारा P, 16 पर हमारा Q, दिस इज S, 17 पर एंड T, ठीक है। सर अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हो क्या भाई? अल्फाबेट से ही पता लगेगा क्वेश्चन क्या क्या पुट किया है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ये हमारे जो वर्टिकल्स हैं ये हमारे कौन से हैं भाई? ये ग्रुप्स होते हैं एंड दे आर 18 ग्रुप्स, राइट। एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? देयर आर 7 पीरियड्स। सर ये नीचे क्या है भाई? ये एक्टेनोड और लैक्टेनोड सीरीज है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा 10th लेवल पे। अभी तक कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं बना है, आपके क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेंगे। और मेनली क्वेश्चन आपके कहां तक बनते हैं भाई? पीरियड 4 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या पुट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन R एंड S। अब R और S आपके कहां पर दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये है आपका R। तो भाई कौन सा ग्रुप है पहले तो देखते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट, ये ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप सेकंड का भाई थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, भाई साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आप देखोगे तो कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, PYQ उठा लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेरियोडिक टेबल पे जो बन रहे हैं वो यहां से बनते हैं। और ये इसका एलिमेंट का नाम याद रख लो, ये है मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा किस किस का पूछे हमने? R और S का। S कहां है भाई? अब ये रहा S। तो भाई ये जो हमारा थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है ये वाला, ये हमारा है भाई क्लोरीन। दूसरा ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेरियोडिक टेबल से। अब वो कह रहा है कि भाई R और S का क्या फंडा है बीच में, क्या केमिकल लोचा है भाई? सो भाई ये मैग्नीशियम R है और ये S है, ठीक है। मैं यहां पर रफली बता देता हूं। ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा क्लोरीन है। इट्स वैलेंसी इज -1 एंड दिस इज +2। अगर हम प्लस माइनस को अगर हम रिमूव करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी गेट MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड की सोल्ट बनेगी। सेम एज, अब हमें वहां मैग्नीशियम नहीं लिखना है, वहां पे हमें R और S दिया हुआ है। तो R हमारे पास मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी क्या है भाई? 2। S की वैलेंसी क्या है? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो बनेगा RS2। सॉरी ये वैलेंसी का कैसे पता लगेगा भाई? ये चीज लर्न करनी पड़ेगी आपको। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी भाई इसकी? 282। क्लोरीन का नंबर होता है भाई 17, ये बनेगा भाई 287। भाई ये इसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी होगी 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सेम है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी होगी भाई -1। तो वही मैंने यहां पे राइट करी अभी, ये -1 है, ये +2 है, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या दिया। व्हाट टाइप ऑफ आयंस विल बी फॉर्म्ड बाय R एंड S। भाई R और S कितने टाइप के आयंस बनाएंगे, कैसे आयन बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे? अरे इतने नहीं पूछा, एक ही पूछा है। अच्छा R है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मींस इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव R2+। सेम एज क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन हैज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, ठीक है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव हो जाएगा, सो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कितने आयन बनाएंगे अभी? 2 टाइप के आयन बनेंगे, ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है भाई। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में दिया हुआ है। 9th क्लास अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो डेफिनेटली पता होगा।
अरे भाई 9th क्लास नहीं भी पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मतलब पेपर इतनी पास आ चुके हैं तो एग्जाम में इतनी चीजें तो आपको पता होगी। चलो 2 क्वेश्चंस खत्म। अब इसका देखते हैं और पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई। और पार्ट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, 2 एलिमेंट बताए थे, सबसे ज्यादा बात चल रही है मैग्नीशियम, क्लोरीन। अब थर्ड टाइप का एलिमेंट, धीरे धीरे सारे ही बताए जा रहे हो भाई, जो चीज पूछी जा रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देखेंगे टेबल को। पानी सबसे अच्छा, मिनरल वाटर है ना, ऐड नहीं कर रहे हैं। कह रहा पोजीशन ऑफ द 12th एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बिलो, वेयर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन इन दिस टेबल। ठीक है, ये आपको दिया हुआ सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड। अब सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, थर्ड में, फोर्थ में, ये फिफ्थ में। ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, कार्बन से सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पुट अप कर रहा है देखते हैं अभी। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसको यूज करेंगे अभी। कह रहा प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। भाई सिलिकॉन ये रहा 14, ये हमारा जर्मेनियम है। ठीक है, अगर सिलिकॉन के हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 14 नंबर, तो भाई KLM 284, इसके आउटर मोस्ट शेल हाफ फील्ड है, मतलब ये कार्बन की तरह ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, ना डोनेट करेगा, तो ये शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, अच्छा सेम एज हम बात करते हैं जर्मेनियम की। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट क्या है, इसका नेचर क्या है देखते हैं। पीरियोडिक टेबल हाजिर की जाए तो भाई ये हमारा एलिमेंट है, यहां पर ये हमारा सिलिकॉन है कार्बन के नीचे, और ये हमारा है जर्मेनियम। ध्यान से देखना भी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ में भाई ये क्या है, AS आर्सेनिक, और ये एंटीमनी, ये टेलुरियम एंड ये पोलिनियम। जितने भी ये पर्पल कलर के हैं भाई, कलर्स तो वैसे मुझे आते नहीं, पर्पल ही होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी सारे एलिमेंट है, ये सारे के सारे भाई ना तो मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ये सारे मेटल है, ना नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। सो जो दोनों की कैटेगरी में नहीं आते, बीच में आते हैं, उनको बोलते हैं मेटेलॉइड। तो ये दोनों क्या भी, ये मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, विच हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड द नॉन मेटल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। किसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है भाई, इंपॉर्टेंट है। अभी देखना ध्यान से, ये सारे के सारे क्या है, सारे ये सेम ग्रुप के हैं। ये भी देखते हैं, ये कहां पर है, बोरोन वाला। भाई ये इसको थोड़ा सा सफाई अभियान कर लेते हैं मोदी जी का। अगर आप यहां क्वेश्चन देखेंगे तो बोरोन वाली फैमिली है, ये रही बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, 13 ग्रुप में। ठीक है, डाउन द ग्रुप, यानी एक ही लाइन में चल रहे हैं। सेम एज ये हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये चल रहा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहां से कि ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में हैं, 4 एक ग्रुप में, 4 एक ग्रुप में। अगर हम बात करते हैं अभी ग्रुप में, तो नीचे की तरफ एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगा भाई, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ शेल जहां पे इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से जो नीचे वाले एलिमेंट है भाई, उनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते भी, इनका साइज ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, ये ज्यादा ही होगा इनका साइज। अब बचते हैं ये 4 एलिमेंट। इस 4 एलिमेंट में देखते हैं भाई, अब इस 4 एलिमेंट में देखते हैं भाई, ये जो ये वाले एलिमेंट है एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, अब हम पीरियड्स की बात करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं पीरियड्स की, सो भाई एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन affective nuclear charge increases। ये पूरा डिटेल में बताता हूं मैं आपको, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो साइज छोटा हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे जैसे यानी इसका साइज छोटा है, बट जैसे जैसे हम और आगे चलते हैं, सिलिकॉन पे या जर्मेनियम पे चलते हैं, तो भाई ये तो कांटा लग गया ये वाले तो, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम बचे हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम में से भाई डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, तो जर्मेनियम का साइज तो वैसे ही बड़ा होगा क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा सिलिकॉन बचता है भाई। तो सिलिकॉन का साइज सबसे छोटा होगा, और सिलिकॉन का साइज सबसे छोटा होने का मतलब क्या है, उसकी रेडियाई भी सबसे छोटी होगी। सर एक बार डिटेल में बताओ, चलो डिटेल हाजिर करते हैं भाई। भाई डिटेल क्या कहती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले भाई पीरियड की।
भाई पीरियड में मैं स्टार्ट कर देता हूं पीछे से, यहां से सोडियम से स्टार्ट करता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, और इधर आ जाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15। ध्यान सुनना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है भाई। जब हम इसकी शेल में फिल करने लगते हैं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, ठीक है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, ठीक है। या हमारी शेल आ गई भी एम शेल, जिसकी कैपेसिटी होती है 18 की, बट सबसे पहले हम फिल करेंगे 8। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करने लगे सोडियम को, तो यहां फिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैग्नीशियम को फिल करते हैं, ये भी हो जाएगा। एल्यूमिनियम को फिल करते हैं, वो भी इसी शेल में हो जाएगा। सिलिकॉन का भी हो जाएगा, फॉस्फोरस का भी। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं। क्या चीज इंक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन, बट शेल तो सेम है भाई, शेल नहीं बढ़ रही है, सेम शेल चल रही है एम शेल, बट शेल रिमेन सेम। तो सेम शेल होने की वजह से क्या होगा भाई, जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको अलग से दिखाते हैं हम। सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला भाई, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, यानी एटॉमिक न्यूट्रल रहेगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो साथ के साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे। और प्रोटॉन बढ़ने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अदर शेल में नहीं जा रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं, उसी शेल के अंदर ही है भाई। तो क्या होगा उसकी वजह से? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब टोटल ओवरऑल मिला के बात करते हैं तो भाई जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन बढ़ा लो 8 तक न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा दे विल बाउंड दिस ऑल इलेक्ट्रॉन। जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन सबको बाउंड करके रखेगा, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में अभी शेल बढ़ नहीं रही है, इलेक्ट्रॉन सारे यहीं आ गए, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और खींचने की वजह से क्या होगा? साइज ऑफ शेल डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जब भी हम पीरियड की बात करते हैं भाई, तो पीरियड्स में क्या होगा? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। और सिंपल सा फंडा बता देता हूं भाई, जो चीज पीरियड में डिक्रीज होगी ग्रुप में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो चीज पीरियड में इंक्रीज होगी वो ग्रुप में डिक्रीज हो जाएगी, ये याद रख लेना। छोटा सा कंसेप्ट और एक शॉर्ट ट्रिक का फंडा, पीरियड्स में डिक्रीज होने वाली चीज इंक्रीज हो जाएगी ग्रुप में, ठीक है ना। यहां से आ देखना, ये हमने पीरियड की बात बताई है, आई थिंक ग्रुप की बताने की नीड नहीं होगी, फिर भी एक छोटा सा हिंट दे देता हूं भाई। जब हम ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब हम ग्रुप कौन सा ले रहे हैं भाई? ग्रुप 1 ही ले लेते हैं भाई। कौन सा है? हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। हेलिना ने करी रब से रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो भाई अगर इसका नंबर देखते हैं 3, 11, 19, कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे भाई। सेंटर में हमारा है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम शेल फिल करने लगते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, के शेल लिथियम की, ये आ गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सोडियम की, तो भाई ये सेंटर में फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये कितने? ये हो गया एम में 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? ये हमारा स्ट्रक्चर था भाई लिथियम का, ये सोडियम का। ऐसे ही पोटेशियम का जब आएगा तो एक शेल और इंक्रीज हो जाएगी। सो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, यानी शेल इंक्रीज होने से क्या होगा? इसका पॉजिटिव चार्ज का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं रहेगा, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं रहेगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा भैया, समझ गए। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो भाई क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। आई थिंक भाई क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, बहुत ही बार करा दिया भाई, और अच्छा इतनी बार करा दिया, इतनी बार करा दिया भाई, बारात करा दिया, अरे इतनी बार करा दिया। ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना चाहिए भाई। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चाहे वो फ्लावर की बात करते हैं, चाहे हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई 8-10 साल से, और जो 8-10 साल से रिपीट हो रहे हैं तो भाई आगे भी रिपीट हो रहे हैं, छोड़ना नहीं है।
अच्छा यहां से सबसे पहले एक बार इसको पार्ट्स को देख लेते हैं, क्या क्या पुटअप किया हुआ है। सबसे पहले पुटअप कर रहा है पार्ट फ्रॉम वेयर एंट्री ऑफ स्पर्म टेक प्लेस। एंट्री कहां से होती है स्पर्म की? भाई इस पार्ट से होती है जिसको बोलते हैं वेजाइना। सेकंड पार्ट साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन का मतलब है भाई किस जगह पर जाइगोट यानी फर्टिलाइज एग नर्चर होता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है, वो ग्रो करता है, वो एम्ब्रॉय बनता है। तो भाई ये जगह होती है यूट्रस। तो कहां पर है भाई यूट्रस? अगर देखते हैं तो भाई ये पियर शेप ऑर्गन ये रहा सी, ये है भाई यूट्रस। ठीक है। अच्छा थर्ड पार्ट पूछ रहा है ऑर्गन वेयर द प्रोडक्शन ऑफ एग टेक प्लेस। तो भाई एग का प्रोडक्शन कहां से होता है? भाई बी पार्ट में, इसे बोलते हैं ओवेरी। राइट वन मोर फंक्शन लेबल्ड इन द पार्ट बी। भाई बी देखो आंसर बता दिया भाई साहब ने, गलती कर दी और ये हमें मिल गई छूट और यहां से हमारा आंसर फ्री में मिल गया हमें। पहले बोलता है कि प्रोडक्शन ऑफ एग, कहां से प्रोडक्शन होगा? फिर कहता है राइट वन फंक्शन ऑफ बी। तो यानी आपको सीधा पता लग गया यहां से एक्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बी प्रोड्यूस कर रहा है। भाई हमेशा सीबीएसई एक या दो क्वेश्चन ऐसे देता है जिसके आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है, बट आपको लॉजिकली सोचना होता है कि वो क्वेश्चन कौन सा है, कहां पर है। अब इसमें दे दिया आपको एग कौन प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें से बी पार्ट का फंक्शन बताओ। तो यानी बी पार्ट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है एग। अब फंक्शन क्या है भाई? ओवरी प्रोड्यूस एग, ये तो इसका वन फंक्शन है, ये एक्स को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑस्ट्रोजन। अरे कहीं जगह ओ नहीं दिया होता है तो एक ही बात है भाई, ठीक है ना, सेम ही है। इसको ऑस्ट्रोजन बोलो या एस्ट्रोजन बोलो। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को रिलीज करता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पबर्टी या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब भाई कौन कौन से चेंजेस आते हैं? वॉइस का चेंज आ गया, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स या हिप्स का ब्रॉड होना एंड प्यूबिक पार्ट्स पे हेयर का ग्रो कर जाना। सो उसके लिए हार्मोनल चेंजेस जितने भी होते हैं फीमेल्स में, उसके लिए ये वाले हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा कौन सा पार्ट रह गया? एक ये डी पार्ट रहेगा। डी पार्ट का नाम बताओ। डी पार्ट है भाई आपका सर्विक्स, डायग्राम का। ए पार्ट भाई इसका नाम ओविडक्ट भी है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं, फैलोपियन ट्यूब, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे देख लेना साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पूछा है या साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा है, ठीक है। अच्छा एक यहां पे ये कुछ इस तरीके का बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, फिर भी बता देता हूं। ये जो है जो ओवरी को होल्ड करके रखता है, इसका नाम होता है भाई फ्रिम्ब्रेट, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगा। अब मैंने आपको टॉप लेवल तक का बता दिया भी, जितने क्वेश्चन यहां से पुटअप कर सकता था। मतलब अगर ये आपका पार्ट आ गया तो आपका यहां से क्वेश्चन नहीं छुटेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा पानी लग रहा है भाई बोलते बोलते। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा और पार्ट में दिया हुआ इसी के भाई, कह रहा है लिस्ट द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन द फिगर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कल वाले ही सैंपल पेपर का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। विच कंटेन बोथ स्टैमन एंड स्टिग्मा, या सिंपल कह सकते हैं कि जिसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे वो होंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था, रोज, हिबिस्कस। अब वो कह रहा है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे टेक प्लेस इन द गिवन फिगर। इस डायग्राम में क्या क्या चेंजेस आएंगे फर्टिलाइजेशन होने के बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। तो भाई चेंजेस क्या आएंगे? फर्स्ट वन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote divide number of times and produce a hard covering around it। वो अपने चारों ओर एक हार्ड कवरिंग बना लेगा अराउंड इट, दैट मेक सीड, जिससे सीड बनेगा। एंड आउटर बॉटम स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ओवेरी, ओवेरी इट गेट ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट इनटू या ग्रो इनटू, ग्रो वर्ड अच्छा रहेगा, ग्रो इनटू फ्रूट। भाई हर बार मैं बार बार बता रहा हूं
वन शॉट्स में, पीवाईक्यूज में जितने सैंपल पेपर्स आ रहे हैं उसमें मैं दो पार्ट में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। और यहां से क्वेश्चन में हर बार बताता हूं कि ओवेरी हमेशा फ्रूट बनाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और ओव्यूल यानी एग सीड बनाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को छोड़ना नहीं है भाई, अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई कर लेना, फिर मुंह नहीं कहूंगा मैं, कर लेना भाई। चलो अब एक फिर पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया है, और अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है भाई। हमारा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। अब ग्रुप्स में देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पुटअप किया है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर बोल रहा हूं। चलो क्वेश्चन, द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट E कंसिस्ट 12 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम। भाई 12 इलेक्ट्रॉन, अब 12 वाला देख लो सबसे पहले 12 कहां होता है, तो 12 वाली भाई सीरीज ये है, 3, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, राइट। चलो, इन विच पीरियड एंड ग्रुप बिलोंग टू E, वो कह रहा है कि E कौन से पीरियड या ग्रुप में बिलोंग करता है, बट उसने यहां एक कंडीशन दे दी कि वो कौन सा है, 12 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, दो ग्रुप है जो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन। भाई ये 2 नंबर का जो ग्रुप है इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, भाई मैग्नीशियम है। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 282। बोला था ना भाई मैग्नीशियम का क्वेश्चन पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच पीरियड एंड ग्रुप इट प्लेस, कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में है, ये क्वेश्चन में टेबल आपको मिलेगी। तो भाई ग्रुप सेकंड है और पीरियड थर्ड। चलो ये आंसर हो गया भाई फर्स्ट हाफ मार्क्स का। नेम द एलिमेंट ऑफ E, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट एट द सेकंड नंबर विच इज हैविंग द 12 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज मैग्नीशियम। सो ये भी हो गया भाई, इट इज मैग्नीशियम। थर्ड वन सी पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स E नीड्स टू लूज और गेन। सो पहले तो भाई एक बात आपको ध्यान लगा लेनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, सो इट हैज 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा भाई साहब, ठीक है ना। अरे तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आज के सैंपल पेपर में मैग्नीशियम से रिलेटेड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये और बन जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो लास्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। भाई साहब अब की बार अगर ये क्वेश्चन गलती कर दिया ना तो सही में समझ जाना क्या कहता हूं। वो कह रहा है क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ इसके, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार कर लिया है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, बहुत जल्दी पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब रीड करते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी पिछले सैंपल पेपर में आया हुआ है, ठीक है, और आई थिंक आंसर पता लग जाना चाहिए, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं। क्या स्पर्म्स एंड एग्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ह्यूमन। बिल्कुल सही है भाई। कौन रिलीज करता है स्पर्म, मेल, ये रिलीज करेगा भाई स्पर्म। एंड अगर फीमेल की बात करते हैं हम भाई, फीमेल रिलीज एग्स, राइट। इन विच वे आर द स्पर्म्स एंड एग्स ऑफ ए ह्यूमन आर डिफरेंट। भाई ह्यूमंस में फीमेल के जो एग्स है, मेल के जो स्पर्म है, ये कैसे डिफरेंट है। तो भाई सिंपल है भाई, एग्स आर फीमेल गेमेट्स एंड स्पर्म इज मेल गेमेट। पहला डिफरेंस। और क्या डिफरेंस हो सकता है भाई, दूसरा डिफरेंस भाई जो स्पर्म है, अगर हम स्पर्म की बात करते हैं, जो मेल गेमेट है, स्पर्म इज हैविंग हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स which is X and half of Y chromosomes। यानी आप कह सकते हैं कि मेल स्पर्म के अंदर यानी मेल गेमेट के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक हाफ क्रोमोसोम्स होंगे आपके कौन से भाई, एक्स वाले, और हाफ क्रोमोसोम्स होंगे भाई वाई वाले। एंड बात करते हैं फीमेल्स की, इट मतलब इट को नहीं फीमेल बोलते हैं, फीमेल हैज ओनली 1 टाइप ऑफ
वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, कौन से हैं? वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, यानी वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, बट मेल्स में वो क्या होंगे भी, हाफ क्रोमोसोम्स एक्स होंगे और हाफ वाई होंगे। अच्छा, वो कह रहा है राइट वन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो डिफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इफ मेल कॉन्ट्रीब्यूट, इफ दिस मेल, इसको रबी कर देते हैं भाई। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मेल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एक्स क्रोमोसोम्स, देन कमिंग चाइल्ड विल बी गर्ल, अदरवाइज बॉय। भाई यहां से आ रहा है एक्स क्रोमोसोम्स, यहां से भी आ रहा है एक्स क्रोमोसोम्स, सो कमिंग चाइल्ड विल बी गर्ल, राइट? If we talk about, if it is participating with the Y chromosomes and it is participating with the same X chromosomes, now coming child will be XY, that is boy. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। 1 मार्क में पुटअप किया हुआ है और मैंने आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग बता दिया है। तो अब क्या चाहिए भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। Give one common name and the scientific name of the plant which is Mendel performed his experiment. तो भाई पी प्लांट लिया था और उसका नेम क्या है भाई? पिजम स्टाइबम। कोई इसे पाइजम स्टाइबम बोलता है, कोई पिजम स्टाइबम बोलता है, ठीक है? तो ये नाम है, 1 नंबर में पूछा हुआ है, बच्चे की जान लोगे क्या 1 नंबर में? बहुत है इतना। अब चलते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, चलो। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या पुट अप कर रहा है भाई? कह रहा हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बी डिटरमाइंड। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे बता सकते हैं? सो एक बार हमारे नोट्स को वन शॉट को रिवाइज करेंगे और वहां पे क्या था भाई? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? कर्ल होगी, ठीक है? बट हमारे पास कर्ल फिंगल, ये तो पाम रूल ने बता दिया। अगर हम पाम रूल नहीं पता होता, हम क्या करते हैं? वी स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स ओवर देयर, हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं। इसको हमने कार्डबोर्ड से पास कर दिया, ये कार्डबोर्ड है, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है? यहां से हम इसको पास कर दिया। अब जो कार्डबोर्ड से पास करेगी एंड वी स्प्रिंकल्स आयरन फाइलिंग्स ओवर देयर, सो जैसे आयरन फाइलिंग्स गिरेंगे तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कुछ इस सर्कुलर शेप में, सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में अरेंज कर लेगी। अब मैं कहता हूं भाई आपको थंब रूल नहीं पता है, आपके पास आयरन फाइलिंग्स भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो भाई सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आपका एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी में 2 टाइप से क्वेश्चन पुट अप किया हुआ भाई। या तो आप यूज करेंगे आयरन की फाइलिंग्स, जिससे आपको पता लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की, और दूसरा है भाई आपका मैग्नेटिक कंपास, जिसको आप कंपास नीडल भी बोल देते हैं। अब कंपास नीडल की हेल्प से कैसे बताएंगे भाई? सेम भाई, अरे ये क्या आ गया भाई? ये चल रहा है करंट ए बी कंडक्टर से। अब ए बी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? वी विल प्लेस अ मैग्नेटिक कंपास ओवर देयर एंड द नॉर्थ पोल ऑफ नीडल विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको। पाम रूल बता दिया है, पाम रूल से क्या होगा भाई? कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। दूसरा मैंने एनसीईआरटी का पार्ट बताया कि वी विल स्प्रिंकल आयरन फीलिंग्स ओवर देयर, और आयरन फीलिंग्स को जब हम स्प्रिंकल करेंगे देन इट विल अरेंज इन द सम काइंड ऑफ सर्कुलर रिंग्स। और थर्ड एनसीईआरटी पार्ट में जो पुट अप किया हुआ है, वी कैन आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास, और यू कैन से कंपास नीडल। भाई जैसे जैसे हम कंपास नीडल को अरेंज करेंगे, ये पूरा मैंने आपको वन शॉट के नोट्स में बताया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती रहेगी नीडल की, ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके से चेंज होती रहेगी। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी किसी पॉइंट पर। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसके बी पार्ट में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, और कल के ही सैंपल पेपर में मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन बता रहा हूं, सोलेनॉइड, सर्कुलर लूप और करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तीनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी तक क्वेश्चन देखते हैं 1 मार्क्स में क्या पुट अप कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप? सर्कुलर लूप के ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी?
ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था भाई, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, सर्कुलर, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर है, हम लेते हैं सर्कुलर, ये आपका सर्कुलर हो गया भाई। अब जब इसमें सर्कुलर में क्या होगा, ये डायग्राम अगर कल वाली वीडियो देखे होगे तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बन रही है, ठीक है। और ये वाला जो सेंटर में दिख रहा है आपको भाई, सेंटर में बिल्कुल ये यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप के बिल्कुल आउटवर्ड यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर बाहर। भाई अब 2D 3D में कैसे दिखाऊं, 3D में तो 3R मूवी लगे, हमारे संजय जी दिखाने वाले हैं हमारे 3DR मूवी, तो ये निकलेगा हमारे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर रूप के, ठीक है। चलो, एक नंबर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। अच्छा, ब्यूटीफुल डायग्राम, किसका डायग्राम है सबसे पहले भाई, इलेक्ट्रिक मोटर। हमारे दोस्त ने हमसे वादा किया वो हमें 3R 3D मूवी दिखाएंगे 1-2 दिन में, तो देखते हैं वो टिकट हमें फ्री देंगे कि नहीं देंगे। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन दिस इलेक्ट्रिक मोटर। भाई अब स्प्लिट रिंग कहां पर है, तो सबसे पहले ये देख, ये देख, इसको रेड कलर से मार्क कर देते हैं। ये रहा हमारा, ये कुछ राउंड शेप का आपको दिख रहा होगा, ये सेमी डिस्क, एक ऐसा मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, उसको कट कर दिया हाफ, ठीक है, इसको हाफ कट कर दिया है, तो इसको हाफ कट कर दिया ऊपर का नीचे का, ये फिट कर दिया यहां पे, ये स्प्लिट रिंग है। तो व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग। तो ये जो स्प्लिट रिंग है, इट वर्क एज कॉम्यूटेटर, पहला आंसर, इट वर्क एज कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर की तरह कैसे काम करेगा भाई, ये देखो यहां पे अगर ये जो सर्कुलर, जिसको हम आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, इसके अंदर करंट किसके थ्रू जा रहा है, इस जो ये सेमी डिस्क दिख रही है आपको, जिसको हम स्प्लिट रिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है, स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट टू रोटेट दिस कॉइल। तो यहां लिख देते हैं भाई, इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट टू फ्लो, टू रोटेट आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल बोल दो, सिंपल कॉपर कॉइल बोल दो। दूसरा फंक्शन पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कार्बन ब्रश इन दिस मोटर। अब कार्बन ब्रश कौन से है भाई, ये रहे, जो येलो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, असल में येलो नहीं होते हैं, ये कुछ ब्लैक होते हैं। ये हमारा मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ठीक है। अब ये येलो येलो जो दिख रहे हैं आपको, ये असल में ब्लैक कलर के होते हैं, और ये ब्रश बने होते हैं भाई कार्बन के। जो आपको ग्रेफाइट होता है ना, पेंसिल का सिक्का होता है वो, और ग्रेफाइट मैंने आपको कार्बन कंपाउंड में स्टडी कराया था कि जो ग्रेफाइट होता है वो एक तरीके के लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, एक तरह की इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो हियर इज द सेम फंक्शन ऑफ दिस ब्रश, दिस ब्रशेस आर एक्चुअली कार्बन रोड, ये कार्बन की रोड होती है, कार्बन रोड, ठीक है, जो क्या करता है अभी, इट प्रोवाइड करंट टू द स्प्लिट रिंग। ये स्प्लिट रिंग को करंट प्रोवाइड कराता है फ्रॉम सोर्स, अब सोर्स क्या है, बैटरी, स्प्लिट रिंग फ्रॉम सोर्स। कुछ कुछ यादें हमेशा यादें रह जाती है, लाइक हमारे बायोलॉजी जो लेक्चरर थे उनका बिकाउस, और हमारे फिजिक्स वाले टीचर थे एक हमारे दोस्त, वो बोलते हैं बैटरी को क्या बैटरी, बैटरी क्या होता है भैया, बैटरी सुना, बैटरी क्या होता है। 9th क्वेश्चन देखते हैं भाई, 9th क्वेश्चन में क्या पुट अप कर रहा है, आइडेंटिफाई एंड नेम द थर्ड मेंबर ऑफ नाउ द एल्केन। शायद कुछ मिस्टेक है यहां, नाउ नहीं होगा। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन एंड फैमिली एंड राइट्स इट्स फॉर्मूला। यानी आपको एल्केन, तो सबसे पहले एल्केन का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, CN H2N+2, ये है भाई एल्केन का फॉर्मूला। एल्केन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है। अब उसने पूछा थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर का मतलब क्या है, वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, राइट। पुट करते हैं भाई, C3 2 3 जा 6 प्लस 2 C3H8, ये हमारा बन गया भाई प्रोपेन, ठीक है।
क्या कहता है अभी, थर्ड मेंबर का नाम बताओ, बता दिया, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बता दिया, और क्या चाहिए भैया, देखो डेढ़ नंबर में क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, 1.5 में शायद इतना लिखो, फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला बन गया, ये इसका नाम लिख दो, और आपको लगता है भी थोड़ा सा कम लग रहा है, टाइम ज्यादा है, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो भाई, ये आ गया आपका ओपन स्ट्रक्चर प्रोपेन का, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट और क्या पुटअप करता है इसके बी पार्ट में। सो बी पार्ट में क्वेश्चन पुटअप करता है भाई, एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट रीजन एज टू हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल विद द थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली। तो एल्केन फैमिली इसमें भाई ये पूछ रहा है कि थर्ड मेंबर के आइसोमर्स, तो सबसे पहले आइसोमर्स को समझना है, आइसोमर्स क्या होते हैं। Isomers are carbon compound having same molecular formula but different structural formula। अब ये क्या है भाई, these are the series of compound जिसका जो molecular formula होता है वो तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। एक पूरा एग्जांपल बताने वाला हूं मैं इसका। वो कहता है कि आपको ये बताना है रीजन कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन। अभी बताया मैंने आपको जो थर्ड मेंबर है इट इज प्रोपेन, बट प्रोपेन की अगर हम बात करते हैं तो इट डू नॉट हैव एनी आइसोमर्स, और रीजन क्या है पूरा लिखना आपको, रीजन बिकॉज देयर आर ओनली 3 कार्बन एटम्स अवेलेबल दैट आर नॉट इनफ टू मेक ब्रांच कंपाउंड, या ब्रांच कंपाउंड कह लो या ब्रांच आइसोमर्स कह लो। भाई प्रोपेन के पास इतने सारे कार्बन नहीं होते हैं कि वो एक ब्रांच कंपाउंड को बना सके, तो यानी इसके आइसोमर्स नहीं होते। बट सर आपने बोला था अभी कि मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा अभी आइसोमर्स के बारे में, तो बता देते हैं भाई, क्या जल्दी क्या है बता देते हैं। ये लो अभी मैंने आइसोमर्स के बारे में बताया था भाई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान से सुनेंगे भाई, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब प्रोपेन का तो थर्ड मेंबर का तो नहीं बना, फोर्थ मेंबर की बात करते हैं। तो फोर्थ मेंबर हमारा क्या होगा, CnH2n+2, n को अगर हम 4 पुट करते हैं सो इट कम्स आउट C4, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, ये बन गया हमारा C4H10। इसका नाम है भाई ब्यूटेन, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, ओपन स्ट्रक्चर क्या बनेगा, 1 2 11, अरे सोम थोड़ी गा रहे हैं 1 2 11, ये होगा भाई ओपन स्ट्रक्चर। जहां पे मैंने बॉन्ड लगाई है तो डेफिनेटली इट मींस हाइड्रोजन इज अटैच्ड देयर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ नहीं लगाया या कुछ नहीं लगा, मान के चलो यहां सारे में हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। अब ये देखो कितने हाइड्रोजन, अभी बता देता हूं भाई, ये बन गया, ठीक है, थर्ड है ये। अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, दिखा तो देंगे सर, बताओ तो सही भाई। अब यहाँ कार्बन देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या सही है भाई? 4 कार्बन है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने आ रहे थे 10, ठीक है भाई। अब इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही चल रहा है। 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये फोर्थ वन ये रहा ब्रांच में, ठीक है। 10 हाइड्रोजन है। इधर बात करते हैं भाई, अब ये ब्रांच में से देखना जहां से नंबरिंग छोटी पड़ेगी वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब यहां से 1 स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो, ये 2 नंबर पे ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। भाई अब तीनों स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो तीनों में ही कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। समझ रहे हो भैया, समझ रहे हो भैया, ठीक है ना। तो भाई स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। तो भाई इन सभी में हमने मोलिकुलर देखा है तो मोलिक्यूल सेम है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर भाई। इसे ही तो बोलते हैं आइसोमर्स। समझे बच्चा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पार्ट में, अब इसको और पार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताया, कौन कौन से एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे। सर एक था मैग्नीशियम और एक था क्लोरीन। बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन वही है आपका। क्या इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनाना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताने हैं, डॉट स्ट्रक्चर बताना है या क्रॉस स्ट्रक्चर बताना है, किसका देखते हैं भाई। एटॉमिक नंबर 17, तो एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है भाई 2 8 7। और 7 का मतलब है भैया कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने दो भैया, हमारा क्या जाता है भाई, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आने दो। दूसरी शेल होगी भैया एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है भैया। एम शेल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दूसरा ही एक और कार्बन एटम, सॉरी क्लोरीन एटम आ जाएगा, जिसके पास क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ये होगी भाई एल शेल, 8 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। भाई तीसरी शेल है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए भाई 7। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, कौन से वाले, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बनेगी इनके बीच में, ये कोवलेंट बॉन्ड होंगी। और यही तो भैया आपसे पूछा था डॉट स्ट्रक्चर, तो यही डॉट स्ट्रक्चर है भैया। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता चुके हैं भाई। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, वैलेंसी क्या होगी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट वांट टू अटेन अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। भाई नोबल गैस एलिमेंट बनने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, इसे 1 की रिक्वायरमेंट है। तो 1 की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का मतलब माइनस, तो वैलेंसी है -1। बच्चों वाला क्वेश्चन अब देखते हैं, हमारा जो मैं पार्ट की बात कर रहा था आपकी, भाई फिजिक्स पार्ट में कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं बट इजी है। आहा आनंद। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पुट किया हुआ है। क्या स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज फॉलोज, स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई छोटा बच्चा बता देगा किस टाइप का कॉम्बिनेशन है। दीज आर अपीयरिंग इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पहला आंसर खत्म। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैसे पहचान करोगे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे पॉजिटिव एक साइड पर होते हैं, सारे नेगेटिव एक साइड पर होते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चल रहा है, यहां से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर से नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो भाई ये कैसा हो गया, ये हो गया पैरेलल का। अब इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या पुट अप करता है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम रजिस्टर। 10 ओम और 15 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा अगर हमारी बैटरी 5 वोल्ट की है, ठीक है ना। बैटरी क्या होता है सर, चलो ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया भाई 5 वोल्ट, एक बार रजिस्टर दिया है भाई 10 ओम, वोल्टेज सेम है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। चलो रेजिस्टेंस दिया है दूसरा 15 ओम, करंट कितना आएगा, ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR1, V इज इक्वल टू IR2। चलो देखते हैं कितना आ रहा है, पैरेलल है, देखते हैं अभी करंट भी तो चेंज होगा ना। हाँ 1 2, अच्छा वोल्टेज कितनी है 5, I1 इंटू 10, इधर से आ जाएगा V कितनी है हमारी
5 इज इक्वल टू I2 इंटू 15। सोल्व करके I1 आ जाएगा भाई आपका 5/10 यानी 0.5। बिल्कुल सही है भाई। एम्पियर बताना जरूरी है, डराते कहीं हो सर, हम लिख लेंगे ना, डरा रहे हो आप तो। 5/15 ये आ गया I2, और I2 कितना आ गया भाई, I2 इज इक्वल टू, मैथ बहुत वीक है हमारा, बहुत ही वीक है, इतना वीक है कि हम बता ही नहीं सकते। 1/3 को अगर हम सोल्व करते हैं तो भाई कितना आएगा, लगभग 0.33। तो भाई इसको सोल्व करके 0.33 आ गया एम्पियर में। I1 और I2 निकल गया, चलो निकाल दिया भाई। आगे क्या कुछ पुटअप करता है, व्हाट इज द एमीटर रीडिंग। तो एमीटर क्या मेजर करता है भाई, एमीटर मेजर करता है करंट। तो टोटल करंट सीरीज में क्या होता है, टोटल करंट सर होता है I। एक बच्चे से पूछा भाई करंट क्या होता है, बोले सर लास्ट टाइम मैं वायर लगा रहा था, मैं चिपक गया था, जो चिपकने वाला जो यंत्र था या चिपकने वाली जो प्रॉपर्टी थी वो करंट था। कैसा बच्चा भाई है, तो बच्चा था भाई। I1 प्लस I2 कितना आया भाई, 0.5 प्लस 0.33, सो ये आ गया लगभग 0.83 एम्पियर हमारा टोटल करंट। चलो भाई, सर आप तो कह रहे थे मुश्किल है, अरे कहां मुश्किल है, हम तो मजाक कर रहे थे भाई। अब बताइए मुश्किल है कि नहीं है, अब देखते हैं। और पार्ट का क्वेश्चन है भाई, अगर वो नहीं करना तो ये करना पड़ेगा भाई, बट हमें तो दोनों ही कराने पड़ेगा ना भाई। क्या रहा ये डायग्राम आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए एक नंबर में, और एक नंबर में भाई, एक नंबर में कर देंगे सारा काम, ठीक है ना। 3 रजिस्टर है, बिल्कुल दिख रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं। तो भाई इक्विवेलेंट रजिस्टर या सीरीज रजिस्टर क्या होगा भाई, इसको मान लेते हैं भाई R1 R2 R3। तो भाई सीधा लगा देंगे फॉर्मूला, 20 ओम प्लस 30 ओम प्लस 50 ओम, तो अरे बहुत है इतना, ये आ गया हमारे पास भाई 100 ओम टोटल रेजिस्टेंस। मुश्किल कहां है भैया, देखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या चलेगा भाई। द टोटल करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सो भाई अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में करंट रिमेन सेम, पूरे रजिस्टर में सेम रहता है, ठीक है। अब टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। V कितना हमारे पास 125 वोल्ट, R हमारे पास अभी फाइंड किया था 100, तो 100 से आ जाएगा हमारा 100, यहां पुट करते हैं भाई, ये आ गया 1.25 एम्पियर। अरे ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया करंट। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पुटअप करता है, द वोल्टेज ड्रॉप ईच रजिस्टर एंड द पावर डिसिपेट इन ईच रजिस्टर। चलो भाई वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई V इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। भाई ये कैसे आया, बिकॉज करंट तो सेम रहता है भाई, रजिस्टर अलग अलग है और हर रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ये कैसे निकाल सकते हैं भाई, I हमने निकाल दिया है 1.25, पहला रजिस्टर 20 ओम, 1.25 इंटू 30 ओम, 1.25 इंटू 50 ओम। भाई कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 125 टू 250, ये आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट यहां लग जाएगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। 125 3 जा, भाई मैथ इतना अच्छा नहीं है भैया, ये आ जाएगा 3750, 2 के बाद पॉइंट 37.5 वोल्ट। V3 125 5 जा, तो 125 5 जा कितना आ गया भाई, कैलकुलेट कर लो भाई, बाजू बाजा 25, ये आ गया हमारे पास 625, तो 6250, ये आ गया हमारे पास वोल्ट। पावर डिसिपेट, अच्छा पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, अगर पावर हमें निकालनी है, पावर P इज इक्वल टू VI, ठीक है। कितनी पावर डिसिपेट हुई है ईच रजिस्टर में, तो भाई इसकी वोल्टेज अलग है, करंट ये वोल्टेज निकल गई हमारी V1,
आई हमारे पास सेम है, ऐसे ही P2, अरे P1, P निकलेगी हमारी V2I, ऐसे ही पावर निकलेगी हमारी भाई V3I। सिंपल, कैलकुलेट करो, वैल्यू पुट करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू ये रही भाई, आई वैल्यू सेम रहेगी 1.25, हो गया। थोड़ा सा हाँ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा भाई, 1 मार्क्स में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, बट इतना मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फिर पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन है, और पीरियोडिक टेबल भाई साहब हमने पी लिया है, हम नहीं छोड़ेंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। Among the all the periods which is incomplete and what are the important properties exhibited by all elements? तो कह रहा भाई कौन सा प्रॉपर्टीज में से कौन सा पीरियड या कौन सा ग्रुप इनकम्प्लीट है। तो भाई ये रहा, और इन एलिमेंट्स का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, अता पता सब लापता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहीं से बन गया 1 मार्क्स में, विच इज द इनकम्प्लीट, तो 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट, 7th पीरियड। व्हाई, अगर पूछ लेता है क्यों, बिकॉज दिस एलिमेंट या बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ these elements are unknown। प्रॉपर्टीज कह लो ये इस एलिमेंट के एक्चुअली में है क्या वो पता ही नहीं है अभी, तो उनका कुछ नाम रख दिया बस, यूयूटी, यूयूपी, यूयूएस, यूयू चलन दो, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज का ये पता है कि भी हाँ 7th पीरियड इनकी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा, बट ये एलिमेंट एक्चुअली में क्या है वो नहीं पता है। आप देखते हैं व्हेन डोबर्नियर, अच्छा डोबर्नियर पे देखो भाई, मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट टाइम दिख रहा है आपको, इतने सारे क्वेश्चन डोबर्नियर पे है, नहीं तो अगर आप पीछे पीवाई का उठाओगे तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, मेंडेलीव के ऊपर और एक मॉडर्न के, या मेंडेलीव और मॉडर्न को दोनों को कंबाइन करके दे देगा कि हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलीव। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्लो में रहा है। दूसरा क्वेश्चन फ्लो में सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, और थर्ड क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अभी तक तो भाई फ्लो में यही सारे क्वेश्चन थे, पीछे पीवाई के भाई साहब उठा लो, वैसा भी इन 3 टॉपिक से बाहर नहीं पूछा कुछ भी, ठीक है। एक होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो भी पूछा हुआ है लेकिन 2 ज्यादा नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा जो रहा है वो यहां से रहा है क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन कहां से स्टार्ट आते हैं अभी देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ डोबर्नियर ट्रेड पे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगेगा, 2 मार्क्स का है भाई। कह रहा व्हेन द डोबर्नियर ट्रेड इज कंसीडर्ड देन द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट x एंड z इज दिस, ठीक है। तो जो जो क्वांटिटीज लिखी है इसको देख लेते हैं। x और z का एक्सट्रीम, इसका क्या दिया हुआ भाई 177.6, ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज दिस, कोई बात नहीं भाई। एंड डिफरेंस ऑफ z एंड y is 5 times the number of proton in neon, number of proton in neon। अब नियोन एटम आपको कौन सा है पता देखना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 10th नंबर का। तो आप कह सकते हैं भाई z माइनस वाई का मतलब क्या है 5 into 10, यानी z माइनस वाई हमारे पास क्या है 50, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है भाई, ये चीज है। अच्छा अब डोबर्नियर ट्रेड क्या कहता है, इस फालतू की चीज को हम रब कर देते हैं, ये अब हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की सिर्फ ये 2 चीजें रह गई है। डोबर्नियर ट्रेड क्या कहता है कि द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड गिव राइज टू मास ऑफ सेकेंड, यानी अगर हम इसका मीन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सेकेंड का मास आ जाएगा, यानी वाई एलिमेंट का। तो कितना आएगा भाई 2 8 the 16, 2 8 the 16, 2 8 the 16, यानी ये हमारे पास मास आया भाई वाई एलिमेंट का। समझ में आया? अरे डोबर्नियर ट्रेड क्या कहता है भाई, फर्स्ट और थर्ड का मास का मीन कर दे तो हमारे पास किसका मास आ जाएगा, सेकंड वन का। तो सेकंड एलिमेंट था हमारा वाई, ठीक है। ये वाई का मास आ गया, वाई का मास आ गया हमारे पास 88.8,
चलो अच्छा, अब वो कहता है कि आइडेंटिफाई वाई एंड जेड। तो भाई वाई को तो हमने देख लिया, देख लेंगे। अब देखते हैं जेड को। सो भाई एक चीज ये भी हमारे पास कि हमारे पास z माइनस वाई हमारे पास है 50। y की वैल्यू अभी निकाली हमने 88.8। तो यहां से हम निकाल सकते हैं भाई z, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस हो गया हमारे पास बन जाएगा ये 88.8 प्लस 50। नाउ इट्स कम आउट टू बी, इसको जीरो लगा लो ताकि ये 16 अच्छा हो जाए। ठीक है, ये 8 और 5 3 एंड ये हमारे पास आ गया भाई। क्या सही चल रहा है? एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक है भाई। 88.5 ये आ गया हमारे पास, 8 आ गया, 8 पास 13 आंसर मुझे 9। ठीक है, चलो भाई गलत है मैथ इतना वीक हो सकता है सर आपका, हमें पता ही नहीं था भाई, हमें भी नहीं पता था। 88 पॉइंट और ये 50, अरे ये बन गया हमारा 138.8। अब सही आया सर, 138.8। बहुत अचंभव सी बात है भाई, 10th क्लास में 100 मार्क्स थे साइंस और मैथ में, सर 80 और 8 और 50 तो ऐड हुए नहीं है। अरे छोटी छोटी हो जाती है गलतियां यार। तो ये हमारा आ गया जेड का मास। तो भाई जेड आ गया हमारे पास, वाई आ गया, क्या पुटअप किया था भाई? यही तो दिया था भाई, आइडेंटिफाई वाई और जेड। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन अभी है क्या। अब वो कहता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई का मतलब है भाई ये कौन कौन से एलिमेंट है। तो सबसे पहले एक्स का मास देखते हैं, यहां रफ में कर लेते हैं अभी हम, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं साफ सफाई। चलो एक्स वाई जेड। एक्स का मास कितना आ रहा है भाई? अभी निकाला ही नहीं है। वाई का मास कितना आ रहा है भाई? वाई का मास आया भाई, वाई का मास है 88.8। जेड का मास आया 138.8। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी भाई, कौन कौन सी। एक्स का मास भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स का मास निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस कर देना 177 से जेड की वैल्यू माइनस कर दो, ये आ गया आपके पास, ये आ गया लगभग आपका 38.8। तो ये आ गया आपका 38.8 यानी 39 ही हो गया। 39 मास होता है भाई कैल्शियम का। तो यहां से हमें पता लगा है कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास कैल्शियम। ठीक है, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी भाई, लीना के कहे का सफारी बापू रोए, और पूरे 4 एलिमेंट का मैंने टेक्निक बताया हुआ है हमारे वन शॉट में कि किस तरीके से आप डबर्नेट रेट को याद करेंगे और डबर्नेट रेट कहां पर फेल हुआ है। ठीक है, वो भी शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ मैंने नानी के पास। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, एक मतलब हार्डली भाई 2 मिनट के अंदर आपको पूरा टेक्निक लर्न हो जाएगा कि डबर्नेट रेट में सबसे ज्यादा एग्जांपल याद होंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम रहेगा भी एक्स, ये स्ट्रोंशियम, ये बी बॉरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियम। चलो नेक्स्ट, इफ यू कलेक्ट अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक एंड पॉन्ड एंड यू विल गेट द ग्रीन फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो भाई ये कौन है? ये ऑर्गेनिज्म है भाई स्पायरोगायरा, और किस मोड से होता है भाई? फ्रैगमेंटेशन। क्या ये सही है? अब देखते हैं भाई, हमारे पास 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है भाई, फ्यूजन, बडिंग, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन जो स्प्रेंजियम में होता है, ठीक है, एंड फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगायरा एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक नंबर में पूछा हुआ है। दूसरा पूछते हैं भाई, a stale bread will have a fungal growth on it. You can observe the tiny blob, उसके अंदर ब्लोब आ जाते हैं, and a sticky structure sitting on a hypha. हाइफा के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था भाई, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर थे, और ये चीज जो रूट्स निकल रही है ये हाइफा थे। ठीक है, अब ये जो बोब लाइक स्ट्रक्चर थे, ब्लोब थे, ये क्या थे? ये थे भाई स्पोरेंजियम। ठीक है, ये आपका ग्लोब कौन सा है भाई? ये स्पोरेंजियम होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, अमृत, बेहतरीन। चलो भाई, सम फ्लावर्स हैव ईदर स्टैमेन एंड पिस्टल। अभी बताया था आज की ही वीडियो में कि जिनके पास या स्टैमेन होगा या पिस्टल होगा, एक पार्ट होगा, वो होते हैं भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वो कह रहा है उसके एग्जांपल बताने, तो यूनिसेक्सुअल के भाई होते हैं वाटरमेलन, पापाया, पपाया। अगर वो बाइसेक्सुअल पूछ लेता, जो आज ही बताए हैं हमने,
तो बाइसेप्सल का भी बताया अभी मैंने, रोज एंड हिबिस्कस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट, a non biodegradable toxic chemical has entered into the food chain. What type of the food habit would you suggest to a man, vegetarian or non-vegetarian? Explain with the help of food chain and the food chain which will you suggest. Is it advantageous to the another aspect? 3 नंबर में पुटअप किया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की सेंस समझना भी, क्वेश्चन में क्या पुटअप किया हुआ है। वो कह रहा है कि भी आप किसी भी पर्सन को क्या सजेस्ट करेंगे, बीइंग ए वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक केमिकल्स है वो फूड चेन में एंटर करते हैं। बिल्कुल सही है। सो डेफिनेटली आई प्रेफर person to be a vegetarian. Why? क्यों प्रेफर करेंगे वेजिटेरियन? बिकॉज सर्टेन हार्मफुल केमिकल, कौन कौन से थे भाई? सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT एंड पेस्टिसाइड्स are used in plants which ultimately enter into food chain, that get accumulate in higher trophic level, which is called biomagnification या biological magnification। भाई ये चीज तो पता ही है आपको कि that is the successively increase in the concentration of harmful chemical like biodegradable जो थे DDT pesticides into the food chain, and this increase in the concentration of chemical is called बायोमैग्निफिकेशन। भाई धीरे धीरे जो हर्बीवोरस प्लांट, खाली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर डेफिनेटली क्या होते हैं, पेस्ट को किल करने के लिए, डिसीज को किल करने के लिए क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स। वो जो पेस्ट का पेस्टिसाइड्स है जो, वो प्लांट से कहां पे एंटर कर जाते हैं भाई? दे एंटर इनटू द ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट टॉपिक लेवल, दैट इज द हर्बीवोरस। अगर आप वेजिटेरियन है, इफ यू आर वेजिटेरियन, नाउ यू ईट दिस प्लांट्स, आपने प्लांट को ईट करा, सो प्लांट में अगर पेस्ट यूज करने से कितना है भाई 6 ppm है। नाउ इट कैन, व्हेन यू टेक दिस प्लांट, आप इसे खाना खा रहे हो, सो आपके अंदर ये ppm कितना हो सकता है भाई? 204 ppm तक जा सकता है, 240 तक जा सकता है एक्चुअली में, 240 ppm तक, 240 ppm, 60 से लेके 240 तक जा सकता है। बस 4 गुना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है प्लांट टू ट्रोपिक 1 ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं आप हर्बीवोर्स। अगर आप हर्बीवोर्स यानी आप वेजिटेरियन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसी प्लांट को किसी अदर एनिमल ने ईट किया, लाइक हम बात करते हैं रैबिट या गोट, और इस गोट को ह्यूमन ने ईट किया है, राइट। सो ये जो 60 ppm की जो कंसंट्रेशन थी, ये 240 तो यहीं पे होगी और ppm, और ये 240 नाउ बिकम्स 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया वैसे तो ये, ठीक है, 1600 ppm। So it means through the tropic level या through the food chain, this accumulation get increase in the higher tropic level. So जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उनके अंदर इसकी ppm पार्ट्स पर मिलियन में टॉक्सिकल केमिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। So definitely I'll prefer to be a vegetarian person because if we are vegetarian, then there are very less concentration of chemicals. So बायोमैग्निफिकेशन बहुत कम होगा।
बट इफ वी मूव टुवर्ड्स द नॉन वेज एंड नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो नाउ दिस कंसेंट्रेशन विल बी मोर एंड मोर। ठीक है, अगर ह्यूमन नहीं होता है, कोई और अदर एनिमल है, ठीक है, और उस एनिमल को देन ह्यूमन ईट कर रहा है, सो वो कंसेंट्रेशन और इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। बट क्या होगा भाई, कंसेंट्रेशन इतनी इंक्रीज होगी एंड इट विल हजार्डस टू द हेल्थ। हजार्डस मींस क्या है कि वंस अ टाइम विल कम कि जो ह्यूमन स्पीसीज है वो इतनी ज्यादा अफेक्टेड होगी कि वो दे विल डाई ड्यू टू द सम इन्फेक्शंस। लाइक अभी कोरोना सुन रहा है, तो सबसे पहले कोरोना जो आया था भाई, सबसे पहले ये देखा गया था, मतलब न्यूज में ह्यूमर था कि भी जो कोरोना हुआ है वो चाइना से जब आया है तो बैट्स के थ्रू आया, कि जो बैट्स को खाते थे तो बैट्स के थ्रू आया। भाई ऐसा नहीं था, बट हाँ ये चीज बिल्कुल सही है कि हाँ जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर कंसेंट्रेशन केमिकल्स की ज्यादा रहती है और उनके अंदर हार्ट अटैक की या स्किन डिसीज बहुत ज्यादा रहते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। एज कंपेरिजन जो वेजिटेरियन होते हैं दे हैव 10 to 20 ईयर्स लॉन्गर एज, 10 से 20 साल ज्यादा एज चलती है। ठीक है ना, अब जिसको लंबा जीना है भाई, ज्यादा जीना है, तो बन जाओ वेजिटेरियन। सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में भाई आपके केस स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे और केस स्टडी बहुत इजी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, इजी वे में पूछे हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए हुए हैं। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन है, सारा का सारा ये दिया हुआ कि जो फ्रेगमेंटेशन है और जो रीजनरेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ले लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो कोई बात नहीं भाई, आई विल बी देयर। तो ये बता रहे कि जो फ्रेगमेंटेशन और जो रीजनरेशन है, इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो फ्रेगमेंटेशन है इसका हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म देता है। ठीक है, व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट द रीजनरेशन, सो जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन से सिर्फ लोस्ट पार्ट ही ग्रो करेगा। ठीक है, ये चीज है इस पैराग्राफ के अंदर। अब ये कौन सा डायग्राम है, पहले तो सबसे पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यही है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस शोन इन द फिगर 1। सो ऑर्गेनिज्म का नेम है भाई प्लानेरिया एंड इट अंडरगो थ्रू द रीजनरेशन, रीजनरेशन जो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रीजनरेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या पुट अप करता है भाई, डू यू थिंक ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस बाय द फ्रेगमेंटेशन मोड। भाई साहब ये एक इंसान है, चलो ये रहा मेरा, ये वही दोस्त है जो मुझे पार्टी नहीं देता है। ठीक है ना, अब इसको मैंने क्या करा है, ये उसका पेट बहुत ज्यादा है, अरे पार्टी नहीं देता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे थोड़ा सा, इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। अरे ऐसा मत करना भाई, पता लगा मेरी वीडियो पुलिस को दिखा रहे हो। अब यहां से कट कर दिया, तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या आपको लगता है कि भाई ये जो नेक वाला पार्ट है, ये पार्ट है, यहां से ये एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं होगा भाई, ये ऐसा नहीं होगा। तो रीजन क्या है कि भाई ये चीज जो फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, अच्छा ये पेट वाला पार्ट है, जो स्टमक वाला है, बेली वाला पार्ट, ये बेली वाला पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म दे देगा। ठीक है, ये लेग्स वाली पार्ट है, ये भी एक नया ऑर्गेनिज्म दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या है? वैसे ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है अगर आपको जनरल क्वेश्चन में मिल गया, बट यहाँ केस स्टडी में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू मस्ट मेंशन देयर, कि ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, वेयर दिस ऑर्गन्स किससे बने हैं? ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ, सबसे छोटी यूनिट है सेल, टिश्यू, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, मेड अप ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू मेड अप ऑफ, and tissues are made up of millions of cells, millions of cells। यानी अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम कह सकते हैं ह्यूमंस हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, complex body structure where cell by cell division is not possible,
सेल बाय सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सेल बाय सेल डिवीजन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि जो सेल है वो सेल्स बना रही है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बना रहे हैं बॉडी। ठीक है, तो इसमें सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, एंड सेल बाय सेल डिवीजन सिर्फ होता है भाई फ्रैगमेंटेशन में। सो ह्यूमन कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय दिस फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है ना? आप देखते हो और क्या क्वेश्चन पुट अप किया है। डू यू थिंक द रीजनरेशन इज सेम एज रिप्रोडक्शन? जस्टिफाई योर आंसर। नहीं भाई, रीजनरेशन इज अ वन ऑफ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन, स्पेलिंग देख लेना। रीजनरेशन इज asexual mode of reproduction where organism produce only lowest part of its body, lowest part of body as cells। और वो lowest part भी कैसे बनता है? This lowest part is regenerated just because it has specialized cell, specialized regenerating cell। ये वर्ड अच्छा है, specialized regenerating cell which is not present in human being, present in other organism कर लो। So it is quietly different। तो रीजनरेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है। ठीक है, 2 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन था भाई। रीजनरेशन तभी हो पाएगा जब उसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होगी, वो सेल्स रीजनरेट करेगी और एक नए ऑर्गेनिज्म को, नए ऑर्गेनिज्म नहीं, नए पार्ट को जनरेट करेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में बताया कि फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में एक डिफरेंस क्या है। फ्रेगमेंटेशन में हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, बट ऑन द कंट्रारी इफ वी टॉक अबाउट रीजनरेशन, रीजनरेशन सिर्फ लोस्ट पार्ट को ही प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल, टेल ऑफ लिजार्ड, सिर्फ टेल ही टेल ही ग्रो करेगी। ऐसे नहीं लिजार्ड को अपने बीच में से काट लिया है, 2 लिजार्ड अलग अलग ग्रो करेगी, नहीं, सिर्फ टेल पार्ट, क्योंकि टेल पार्ट में ही सिंपल टिश्यू है, सिंपल सेल है। वो सिंपल सेल्स में स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स हैं, वो रीजनरेटिंग सेल्स टेल पार्ट को ही प्रोड्यूस करेगी। पता लगेगा आप लेके चप्पल लगे हुए भाई मारने में, सिर्फ टेल पार्ट ही ग्रो करेगा उसका। चलो भाई, अब और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में क्या दिया हुआ है? शीला टीचर एक्सप्लेन द क्लास ऑफ यंग बॉयज एंड द गर्ल्स दैट ऑफ 12 to 14 year age physical changes undergo the various changes, these changes necessary and is onset adulthood। बिल्कुल सही है भाई। जो शीला है वो ये बता रही है कि भाई हाँ 12 से 14 ईयर की एज में कुछ चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं अडल्टहुड या एडोलसेंस। हाउएवर शीला हैज नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंजेस येट, मतलब वो चेंजेस अभी उसने ऑब्जर्व नहीं करे हैं या एक्सपीरियंस नहीं करे हैं। शी इज क्यूरियस टू नो अबाउट द पबर्टी, वो पबर्टी के जानने के बारे में एक्साइटेड है, एंड द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन फीमेल्स ड्यूरिंग द पबर्टी। तो पबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं? व्हाट आर दीज चेंजेस? तो पबर्टी टाइम पे भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं? The following changes take place during puberty। कौन कौन से हैं भाई? फर्स्ट वन, increase in breast size, growing of hairs at pubic part, and menstruation यानी menstrual cycle का स्टार्ट होना, जो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, सो ये चेंजेस आते हैं सारे के सारे। 1 मार्क्स में पुट अप किया हुआ, 3 पॉइंट्स सफिशिएंट है भाई। कह रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल है। ईच ऑर्गन हैज ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भाई सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रीब्यूट फ्लूइड टू सीमन? व्हाई डू यू थिंक एडिशन ऑफ सीमन इज एडवांटेजेस?
भाई वो कह रहा है कि सीमन, देखो एक होता है स्पर्म, एक होता है सीमन। जब वो टेस्टिस से निकलते हैं, टेस्टिस से जो लिक्विड निकलता है, फ्लूइड निकलता है, दैट इज स्पर्म, ठीक है। बट ये स्पर्म जब कहां से, वॉस डिफरेंस से पास करता है, ठीक है, वास डिफरेंस से पास करता है और कहां जाता है भाई, सेमिनल वेसिकल्स में। इस सेमिनल वेसिकल्स के पास क्या होता है भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा उसमें, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, यहां से फ्रक्टोज प्रोटीन एंड यू कैन से दे ऐड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म टू मेक इट सीमन। नाउ ये क्या हो जाता है, ये भाई विस्कस हो जाता है एंड विच इज रेडी फॉर द इजैकुलेशन। यानी इजैकुलेशन यानी स्पर्म ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब बाहर निकलते हैं उससे पहले जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और सेमिनल वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लाइक फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, तो फ्रक्टोज के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है एंड दैट मेक इट विस्कस, और विस्कस होने के बाद इट इज रेडी फॉर द इजैकुलेशन, ईदर फॉर द सेक्सुअल इंटीमेशन और द इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन यानी निकलने के लिए। तो इतना पार्ट आई थिंक बहुत है एडवांटेज। सीमेन का एडवांटेज है, बिल्कुल है, ये इसको विस्कस बनाता है, इसके न्यूट्रिएंट की सप्लाई को ज्यादा कर देता है। अच्छा लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या दिया भाई, देखते हैं एक बार। कह रहा जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ग्रेविटी उसे अफेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में चलते हैं और दे आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, तो उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। The electrons move only there is a difference of potential difference, right? बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं। The chemical action which a cell generate the potential difference across the terminal of the cell when the no current is drawn from it। भाई जब तक करंट फ्लो नहीं हुआ है तब तक पोटेंशियल है, जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी कहानी लिखी हुई है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या पुटअप किया हुआ है। We know that the conventional current positive charges move from higher potential to lower, but we also know that the only positive charge is a conducting wire is the proton which is trapped inside the nucleus. So which particle is actually moving and how do you reconcile this? भाई सिंपल सी बात है, वो बोलता है एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। चलो ये की मैंने ऑन कर दिए, ये एक रेजिस्टर है या बल्ब लगा लो। वो कह रहा है कि जब यहां से करंट चलता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम दिस साइड, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू conventional flow current is from positive terminal to negative terminal where electron flow यानी electric current flows from negative to positive। यहां पर क्या प्रोटॉन है? बिल्कुल है, बट प्रोटॉन कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। प्रोटॉन डू नॉट प्ले एनी रोल इन कंडक्शन, ठीक है भाई। मेन जो करंट चलता है वो किसकी वजह से चलता है? इस चार्ज कैरियर की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यहां से कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, यही पुटअप किया हुआ है। दूसरे पार्ट में क्या करा हुआ है अभी ये बता दिया मैंने आपको। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, एक चार्ज है 10 कूलम। जो चीज गिवन है भाई सबसे पहले वो लिख लो। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट सैंपल पेपर में भी बताया था। फ्लोइंग थ्रू ए वायर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का मतलब क्या है भाई? 10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड। हमेशा आपको यूनिट लेना है सेकेंड में। इफ द वर्क डन इज 1000 जूल, 10,000 जूल, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर? अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पता है, सिर्फ हमें तो पता है भाई साहब V इज इक्वल टू IR,
यहां से हमारा निकल जाएगा आर। बट आर निकालने के लिए भाई हमारे पास वी और आई चाहिए, बट यहां तो कुछ ऐसा नहीं है ना। तो हमें ये पता है भाई आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू हमारे पास है 10, टी हमारे पास है 600, तो इट कम्स आउट टू बी 1/60। तो आई हमारे पास आ गया भाई 1/60 एम्पियर। अच्छा वी कैसे आएगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन देखते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस चार्ज को ले जाने में जितना काम किया है वही तो होता है वी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास वर्क कितना है 10,000। कितना है चार्ज? तो वी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1000 वोल्ट। वी की वैल्यू आ गई 1000। पुट कर दो भाई 1000 एंड 1/60, ये ऊपर चला जाएगा। नाउ इट कम्स आउट टू बी 60,000 ओम। बहुत ही सिंपल था, छोटी छोटी सी क्वांटिटीज को यूज करना है। आई की क्वांटिटी यूज कर ली, वी की कर ली, और वहां से इसमें ओम्स लॉ में पुट कर दिया। ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज ट्रिपल्ड, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ट्रिपल्ड, यानी जो आर था अब वो ट्रिपल्ड हो चुका है, आर डैश मतलब नया रेजिस्टेंस 3 गुना हो चुका है, विदाउट चेंजिंग इन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी हमने चेंज नहीं करी है और लेंथ भी चेंज नहीं करी है। देन व्हाट वाज द चेंज एंड हाउ मच, तो कितना चेंज हुआ है? तो भाई सबसे पहले हमें तो फॉर्मूला देखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या था। अब हमारे भाई यहां पे लेंथ नहीं चेंज करी है, नेचर ऑफ मटेरियल नहीं चेंज करा है, तो क्या चीज चेंज हो सकती है भाई? एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर नया रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस का 3 टाइम्स है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया। और कितना चेंज हो रहा है भाई? देखो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो चुका है, डायरेक्टली 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना कब होगा? जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1/3 होगा। तो कितना हुआ है भाई? एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हुआ है? 1/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। और लास्ट ये पार्ट आपका एनसीईआरटी का है भाई। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई थिंक ये आपके लिए छोड़ देना चाहिए वैसे तो। क्वेश्चन क्या है? कह रहा फाइंड द मिनिमम रेजिस्टेंस। जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस मिल जाए तो मान के चलना भाई आपको लगाना है कॉम्बिनेशन पैरेलल का। ठीक है, मैक्सिमम आ जाए तो सीरीज। कह रहा दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। हर एक का 1/5 ओम है, यानी R1 1/5, R2 1/5 ओम, R3, R4, R5 सबकी वैल्यू 1/5 ओम है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करना है तो 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 एंड 1/R5। ठीक है, पैरेलल में। अब गलती यही करोगे आप। R1 की वैल्यू क्या है? 1/5। तो R1 की वैल्यू है 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। अब क्या होगा भाई? डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी 25। ये हमारी वैल्यू आई है 25 किसकी? 1/RP की वैल्यू आई है 25 ओम। अब आपको आरपी की वैल्यू निकालनी है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आरपी आ गया भाई 1/125 ओम। ये आंसर आएगा। गलती आप क्या करोगे कि इसको 1/5 ही रखोगे आप, और 1/5 1/5 करके आप 5/5 1 निकाल दोगे। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आपको। सिर्फ यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है कि 1 के नीचे 1/5 है। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएंगे सारे 5 और ये आ जाएगा आपका 25। 25 आ गया किसकी वैल्यू? 1/RP की। ये ध्यान रखना है कि आप वहां कर दो RP = 25 ओम। और देखो भाई 2 नंबर फाइनल एग्जाम में कटे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। याद रखना कि ये 1/RP की वैल्यू आई है। RP की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या RP को यहां ले जाओ, 25 को यहां ले जाओ, सीधा आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर
सैंपल पेपर 4। भाई आई थिंक सारा समझ आ चुका होगा आपका, ठीक है। कोई रेयर क्वेश्चन, रेयर तो क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा भाई, और हमारा सैंपल पेपर 4 सॉल्यूशन पूरा इजीली हो चुका है। अब हम चाहेंगे सैंपल पेपर 4 से 5 के लिए, बट उसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। एग्जाम टाइम में भाई लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और लाइव सेशन के लिए मुझे कमेंट कर देना लाइव सेशन कब से किस टाइम तक चाहिए आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी यू मेक योर एडवांटेजेस टाइम, ठीक है। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। और तो क्या रह गया भाई।